हेलो एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका नीट का पेपर जो आपका पिछले कल हुआ है, दैट इज ऑन 17 जुलाई 2022। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। पेपर में आज डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे नीट का एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है। जिनका अच्छा हुआ है उनके लिए भी बढ़िया होने वाला है, और जिनका थोड़ा अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हुआ उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखो, जब भी हमने बात की है तो एनसीईआरटी को हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि जब भी आपका नीट का पेपर आता है तो वहां पे मेन चीज जो है आपकी, वो है आपकी एनसीईआरटी किताब। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रेजेंट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सारे के सारे जो आए हैं, लगभग 99% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन यहां से शुरू होता है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से आ रखा है। बहुत बार आपने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्ट्स। और उन टाइप ऑफ सॉल्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली उसकी पीएच निकालते हैं। अलग अलग तरह के सॉल्ट आपने पढ़े हैं, उनका पीएच का एक फार्मूला आप यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। pH of solution containing 50 ml each of 0.10 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid। अब हमें क्या दे रखा है, देखो एक दे रखा है सोडियम एसिटेट, राइट, ये हमें लिख देता हूं सोडियम एसिटेट, और एक दे रखा है आपको एसिटिक एसिड, राइट। अब ये जो आपके पास सॉल्ट आपको दिख रहा है, ये सॉल्ट कौन सा है? इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए एक फॉर्मूला आप यहां पे याद करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। थोड़ा मेरे पेन को इग्नोर कर देना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है इसमें, और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। तो अब हमें सब कुछ यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी गिवन है, दैट इज 0.10 मोलर, और हमें एसिड दैट इज एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन भी गिवन है, अलॉन्ग विद pKa भी आपको गिवन है। तो क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो pKa कितना आपका 4.57 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपको देखा पॉइंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपका 0.01। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 आएगा आपके पास, राइट। लॉग 10 1 हो जाता है, तो ओवरऑल आपके पास 1 प्लस कर दो तो क्या बना, +1 कर दो तो ये बना आपका 5.57। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज वेरी सिंपल। इसमें बस फॉर्मूला आपने लगाया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। और आपके पास राइट आंसर आपका आ गया 5.5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों डिटेल में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो, डाल्टन लॉ आपने पढ़ा है बहुत, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जर्व करो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये फोर्थ इक्वेशन जो है ना, ये डाल्टन लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखो, अगर मैं फोर्थ को लिखता, कैसे लिखता, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस। ये होता है करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर आप देखो तो पी क्या दे रखा है आपको, ये पी दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो ये बिल्कुल गलत है। इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास क्या होना चाहिए, टोटल प्रेशर। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फोर्थ वन। और बाकी आप देख सकते हैं फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो फोर्थ डज नॉट रिप्रेजेंट डाल्टन्स लॉ। छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे, टोटल प्रेशर की जगह इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, पीआई इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, ठीक है। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान से देखो, बायोलॉजी में भी आपने बहुत बार पढ़ा है, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, दे आर नॉट पॉलीसेक्राइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एज इट इज मैंने आपको जैसे पहले बताया है
ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलेगा। 54th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिस्ट 1 दे रखा है, एक लिस्ट 2 दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, मैच करना है, राइट। तो मैच करना है तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, लिथियम लिखा है। अब लिथियम आप सबको पता कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है, ये तो सिंपल है। उसका सीजियम आपको पता है कहाँ यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो बेटा जब आप ध्यान से इनको ऑप्शंस को अरेंज करोगे तो यू विल कंफर्म कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो लिथियम कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। उसके बाद सोडियम कहाँ यूज होता है आपका, सोडियम आपका यूज होता है बच्चों कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, याद रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, इट इज एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। आपने नाइट्रोजन को जब एस्टिमेट करते हैं तो वहां पर भी इसका रूल पड़ा होगा, डाल्टन मेथड पढ़ते हो वहां पे और ड्यूमस मेथड पढ़ते हो। तो केओएच क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगेन मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में बेटा आपको स्टेटमेंट दे रखा है, क्या स्टेटमेंट दे रखा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही बात है। देखो जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं एलिफेटिक, ठीक है, जब उनका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं देन डेफिनेटली उनका क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और वो जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है दैट इज अनस्टेबल, तो ब्रेक डाउन कर जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनता है एल्कोहल along with liberation of N2 गैस। ये बहुत बार चीज आपने पढ़ी है क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल अबव 300 केल्विन। अब देखो गलती कहां पे होगी, पहली स्टेटमेंट देखो बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी 50% ठीक है, लेकिन गलती कहां हुई कि 300 केल्विन के बियॉन्ड अगर टेम्परेचर कर देते हो आप तो भी आपका जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। गलत, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है टेम्परेचर रेंज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और सिंपली 273 to 270, ठीक है, आपका 58 केल्विन, ये आपने पढ़ा है कि इस रेंज पे आपका क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो स्टेबल होता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर कर देते हो, हीट कर देते हो, तो आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, ब्रेकडाउन, राइट। तो यहां पर आपका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट बच्चों आपकी क्या है, इनकरेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, फोर्थ। बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 56, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेन। देखो ये रिएक्शन बहुत बार आपने पढ़ा है। देखो बेंजीन का रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और समटाइम आप लेते हो एनहाइड्रस AlCl3, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करिए बेंजीन में आपने पढ़ा है, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 56 का राइट आंसर जो है वो है सेकंड। इससे आप क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन। 57 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, तो 57 में बच्चों ध्यान से देखो, ये बहुत बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। ये जो पोटेशियम KO2 आपको दिख रहा है ना, ये क्या था, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जब इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो क्या बनता है, K पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये बनता है बच्चों आपके पास सुपर ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे K पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसने +4। तो ये थर्ड ऑप्शन में जो आपका है ये करेक्ट है, क्योंकि इट इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो हक्कल रूल तो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि इससे आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। हक्कल रूल में देखो बच्चों आपने क्या पढ़ा था, 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी आपने। एक आपने बोला था कि सर क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा आपने बोला था सर क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। जब प्लेनर की बात होती है तो ऑल द कार्बन शुड बी sp2। और थर्ड आपने बोला था इट शुड कंटेन 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इट इज नॉट एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला कार्बन जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला कार्बन क्या, sp3। sp3 का मतलब इट इज नॉट प्लेनर, इट इज नॉट प्लेनर। तो विच इज नॉट एरोमेटिक, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों 59 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा देखो, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का गिवन है, जिंक का गिवन है, सिल्वर का गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब आपको क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ना आपका वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा 0.80 और कॉपर का कितना है 0.34, तो आप बोलोगे कॉपर इज मोर रिएक्टिव बट सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर कैन नॉट रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्या लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। देखो आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, जैसे आप फिनॉल के ऊपर क्या लगाते हो, नाइट्रो ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत। देखो आपने जब नाइट्रोफिनॉल का केस पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा है कि सबसे ज्यादा पैरा वाला होता है, ठीक है, उसके बाद ऑर्थो वाला, ठीक है, उसके बाद मेटा वाला, तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी। 61st क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, 100% प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आता जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा चीज करेक्ट नहीं है डाइबोरेन के लिए, तो बेटा देखो वो द बोरोन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल गलत। बोरोन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि बोरोन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, यहां पर भी आपको दो स्टेटमेंट दे रखे, राइट, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या असर्शन क्या है, in a particular point defect an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cell। देखो आपने जनरली क्या पढ़ा है, आपने फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा है, आपने शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ा है, उसमें ओवरऑल हम क्या देखते हैं, द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स एज सच, मतलब जो आपका सॉलिड है ना वो डिफेक्ट के बावजूद भी क्या रहता है, न्यूट्रल। अब इसका रीजन देखते हैं, in an ionic solid Frankel defect arises due to dislocation of cation from its lattice side to interstitial side maintaining overall neutrality। देखो ये फ्रैंकल डिफेक्ट के रिस्पेक्ट में तो सही है, फ्रैंकल डिफेक्ट के रिस्पेक्ट में ही सही है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखो both A and R are correct but R is not the correct explanation of। तो बात समझे आप, यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये रीजन है ना, ये असर्शन का रीजन नहीं है, ऑल्दो इट इज करेक्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा थर्ड, बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 63, ये भी देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चले कि जिस बच्चे ने पढ़ा है ना अच्छे से लाइन टू लाइन, उसको ये स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, ये मेरा पूरा यहाँ पे विश्वास है। 63 क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो the boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbon of comparable molecular mass। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन एल ग्रुप पोलर होता है, पोलर की वजह से आपके पास कौन सी इंटरेक्शंस होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल ऑफ, बिल्कुल गलत। देखो आपने एक ऑर्डर पढ़ा है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, एल्डिहाइड कीटोन का उससे कम, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। तो अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है बच्चों, अल्कोहल का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है, आंसर आपका आ गया, एक मिनट सेकंड स्टेटमेंट द्वारा पढ़ लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन द अल्कोहल। हाँ बिल्कुल सही बोला, हाँ मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, सही। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये ऑर्डर कंप्लीट, राइट। तो फर्स्ट में आपको ये बताया कि एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है किसी हाइड्रोकार्बन, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और उसके बाद
अल्कोहल के मुकाबले कम होता है बिकॉज अल्कोहल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 64, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अगेन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज दैट। अब देखो क्या स्टेटमेंट, असर्शन क्या है यहाँ पे, ICl इज मोर एक्टिव देन I2। देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। वहां पे आपने पढ़ा इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव। क्यों भाई, क्योंकि जो इनके बीच का बॉन्ड होता है ना वीक होता है, द बॉन्ड इज वीक। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हेलोजन। रीजन क्या देखा, ICl बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड, बिल्कुल सही, रीजन भी सही और दोनों की दोनों स्टेटमेंट भी सही। आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मैच द कॉलम, इसको देख लेते हैं। देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किस केस में, एल्डिहाइड और कीटोन। वहां पे आप कुछ इस तरीके से पढ़ते थे, ये आप क्या ऐड करते थे, आप ऐड करते थे अमोनिया डेरिवेटिव और आपके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते थे इस तरीके से, राइट। तो बच्चों उसी रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब एक रिएक्शन नहीं था, वो बहुत सारे रिएक्शन थे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते थे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, साइनोहाइड्रिन बनता था किसके साथ, HCl के साथ, एसिटल बनता था 2 मोल ऑफ एल्कोहल के साथ, राइट, 2 मोल ऑफ एल्कोहल। स्किप स्पेस बनता था प्राइमरी अमाइन के साथ, और ऑक्साइम बनता था बच्चों हाइड्रोक्सिल के साथ। तो सारा का सारा वही आपका एनसीईआरटी का टेबल जो मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, वो टेबल से ही क्वेश्चन आ रखा है। तो राइट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट। बिल्कुल ध्यान से इसको देखो, ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, अगेन मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, डाइबोरेन, HF, ये अलग अलग तरह के आपके पास क्या दे रखे हैं, हाइड्राइड। जब आपने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड पढ़े थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हाइड्रोजन चैप्टर, तो अलग अलग कैटेगरी के हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, आयनिक। तो मेटल के होते हैं आयनिक, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड आयनिक होगा। जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम क्या है, ग्रुप नंबर 14, कार्बन, कार्बन फैमिली के क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता था। डाइबोरेन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बचा कौन सा आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर, तो लॉन पेयर वाला क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिच। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बनने वाला है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गैडोलिनियम। देखो बच्चों बहुत बार मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि गैडोलिनियम से क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है, ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, और इस बार का क्वेश्चन देखो क्या है लिखा है, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इसकी कम है, क्यों, आंसर होगा हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। कैसे होगा आंसर, मैं आपको बताऊं। देखो गैडोलिनियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, एटॉमिक नंबर 64, तो क्या होता है, देखो ज़ीनॉन 6s2 4f7 5d1। अब बच्चों आप क्या करो इसमें से, देखो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मान 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कहां से निकलेंगे, 6s से, तो क्या बचा 4f7 5d1। अब होता थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपने निकालना है, बहुत कम एनर्जी लगेगी, बिकॉज 3d 5d वाले इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दोगे, तो क्या बचेगा 4f7, और 4f7 क्या है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड के लिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो ये गैडोलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। मूविंग टुवर्ड द 68 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, in the coagulation of negative soul, the flocculating मतलब coagulating power of 3 given, ठीक है। अब देखो सोल कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव सोल को कौन करता है, पॉजिटिव वाले आयंस, ये कौन बोलता है, हार्डी-सल्ज रूल। तो भैया फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पॉजिटिव सोल में बोलता है आपके पास फ्लोकुलेटिंग पावर क्या है। अब पॉजिटिव सोल में बेटा आपने क्या दिखना है, नेगेटिव आयन, देखो Cl के ऊपर -1, सल्फेट के ऊपर -2, फॉस्फेट के ऊपर -3। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो। देखो सिंपल चीज क्या है, हार्डी-सल्ज रूल के अकॉर्डिंग मोर इज द चार्ज ऑन आयन, मोर इज द देयर फ्लोकुलेटिंग पावर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, फोर्थ वन। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 69। देखिए क्या आपके पास ड्रग्स दे रखी है, बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप पढ़ते हो एनसीईआरटी से।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन मैं सीधा आपको बताऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा ही, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। तो यहाँ आप देख लो एंटासिड कौन है, एंटीहिस्टामिन कौन है, एनाल्जेसिक कौन है, एंटीमाइक्रोबियल कौन है। जब आप क्लास में ये चैप्टर पढ़ते हो तो आपको बार बार यही चीज बताई जाती है कि इनके एग्जाम्पल जरूर याद करना। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका। मूविंग टुवर्ड द 70 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जाल-डहल्स मेथड के बारे में पूछा। देखो जाल-डहल्स मेथड की एक ड्रॉबैक है, ये उन नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जिसमें एजो ग्रुप एन डबल बॉन्ड एन हो, नाइट्रो ग्रुप हो या साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन हो। इनके लिए जाल-डहल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। तो किसके लिए एप्लीकेबल हुआ? फोर्थ वन के। तो क्वेश्चन 70 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ओनली फोर्थ के लिए जाल-डहल मेथड इज एप्लीकेबल, 1 2 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर, ठीक है, किसके बारे में? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पूछे थे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि डायमंड में कार्बन होता है sp3 और स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कार्बन होता है sp। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो अगर आप IUPAC नेमिंग पढ़ते हो अच्छे से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। क्या है इसका नाम? देखो डाई एक्वा, सिल्वर 1, डाई साइनाइडो, आर्जेंटेट 1। तो ये इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, IUPAC नेमिंग ऑफ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्राफिकल क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया थर्मोडायनेमिक्स से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है और पूछा मैक्सिमम वर्क डन किसमें हुआ। बहुत सिंपल, जिसमें जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, एरिया अंडर कर्व बहुत ज्यादा होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वर्क डन। तो आप देख ये वाला स्टेट देख लो, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे यू विल सी हियर इज द मैक्सिमम एरिया अंडर दिस कर्व, मोर इज द एरिया, मोर इज द वर्क। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। 74 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपका क्या पूछा? 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा, इसमें 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट दे रखा, राइट। अब मोलर का मतलब मोलैलिटी। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि यहाँ पे कितना सोल्यूट होगा, राइट। तो बहुत सिंपल, देखो आप सबको पता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे मोलैलिटी का फार्मूला लिखो, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है? ये होती है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल लिख सकते हो, WB अपॉन MB, ये तो आपको गिवन है, राइट। तो WB आपके पास क्या देखो, WB अपॉन MB क्या है? 0.5, राइट, अपॉन WA इंटू 1000, राइट। और मोलैलिटी आपको कितनी रखी है? 1 मोलर, याद रखेंगे। तो बेटा यहाँ से WA निकालोगे ना, कितना आएगा आपके पास? 500। वेरी सिंपल क्वेश्चन, W कितना आएगा? 500 ग्राम आपके पास आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 75 की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डी जो आपका सबशेल होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी शेप्स आप पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ के पता लगा लोगे यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या होने वाला। क्या लिखा है इसमें? शेप ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आर सिमिलर नहीं, सिमिलर नहीं होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर दे आर सिमिलर टू ईच अदर, नो नॉट एट ऑल। अगर आप इनकी शेप्स देखोगे तो इन सब की शेप्स अलग अलग होती हैं। इनफैक्ट डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनमें भी अलग 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 एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो शेप्स पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की होती है डिफरेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा 76 की तरफ। 76 क्या है? ये न्यूमेरिकल आया है। What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl according to this equation? अब सब कुछ आपको गिवन है, देखो ध्यान से, इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको मैं बोलता हूँ 50% आंसर गिवन है। कैसे गिवन है? देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl क्या बना? CaCl2 प्लस आपका बना 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना। अब देखो आपको एक चीज पता है कि अगर कैल्शियम का 1 मोल है ना, तो HCl के कितने? 2 मोल। इतना तो आपको इस इक्वेशन से क्लियर हो गया। अब यहां से मैं यहां लिख दूंगा, क्या लिखूंगा?
number of moles of calcium carbonate should be half of the number of moles of HCl. तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो भैया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना। तो पहले मैं इसके मोल निकाल लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू HCl। तो इक्वेशन से मेरे को पता चला कि जितने मोल आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, उसके हाफ किसके होंगे, HCl के। तो HCl के मोल कैसे निकालेंगे बेटा, यहां देखो HCl का आपको मोलैरिटी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5। तो मैं यहां पे लिखता हूं मोलैरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम भी दे रखा है कितना 50 ml, राइट, लीटर में ले लो, ये 1000 लिखा मैंने ना। तो यहां से बच्चों कितने मोल आए इसके, इसके मोल आ गए आपके पास 0.0125। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0125 मोल। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोल किसके हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के हुए। देखो वही तो निकाला आपने कि एक के मुकाबले आधा और n के मुकाबले हाफ मोल ऑफ NCl, यही तो हमने निकाला है। हाफ करके देखो ध्यान से। अच्छा ये आपने मोल निकालिए, अब मोल निकालिए तो मास कैसे निकालोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मास, तो 0.0125 को किया तो ये क्या आ गया आपके 1.25। ये थोड़ा मेरे पेन को इग्नोर कर देना, आज पता नहीं क्या इसको हो गया, 1.25 ग्राम आएगा, राइट। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक नहीं है, हमें पूछा 95%। तो बेटा अगला काम क्या करोगे, परसेंटेज प्योरिटी वाला फार्मूला। 95% आपको गिवन है इक्वल टू प्योर का मास कितना है 1.25, इम्प्योर का अपना निकालना इंटू 100। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप W निकाल लोगे। तो ये W आपके पास कितना आने वाला है, ये W आपके पास आएगा अराउंड 1.32 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लो। इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगा है, इसमें परसेंटेज प्योरिटी वाला फार्मूला भी लगा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी लगा है। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला काम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं आपको पता है जब भी मोलैरिटी होती है। और हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले हाफ मोल HCl के रिक्वायर्ड है। तो दिस इज वेरी सिंपल, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए इसमें, बाकी है सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। 77, अब बेटा 77 क्वेश्चन में देखो विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर ध्यान से देखो तो आपके पास पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट नजर आएगा। O2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक, बहुत बार आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो कि चाहे आपका O2 है, चाहे O2 पॉजिटिव है, चाहे O2 नेगेटिव है, ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेगा ही मिलेगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, O2 इज डायमैग्नेटिक, एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 78 देखो चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन दे रखी है आपको, ग्रिगनार्ड रीजन का रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ, क्या बना वाई बना, वाई का रिएक्शन वाटर के साथ होगा बना RCO। तो अब बच्चा सिंपल है, देखो ध्यान से, ये मैं लिखता हूँ, तो मेरे पेन को दिक्कत होगी, जस्ट अ मिनट। हाँ अब दोबारा ट्राई करता हूँ। अब देखो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे R, ठीक है, MgX प्लस CO2 को मैं ऐसे लिखूंगा, राइट, CO2 को ऐसे। अब देखो ये Mg के ऊपर पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव, पोलर होता है आपको पता है। अब पॉजिटिव वाला यहां जाएगा ऑक्सीजन के पास, R वाला कहां जाएगा C के पास। तो क्या बनेगा आपके पास RCO नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, X नेगेटिव, ये बनेगा। रिएक्शन को ध्यान से लिख के देख लेना, आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे लिखना। तो Y आपसे पूछा तो Y क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 79 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें 2 हाफ रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें एक सिंपल सा फैक्ट है। पहला रिएक्शन आपको ये रखा ही, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +7, +7 से कितना हो गया +2, क्या हुई रिडक्शन। और नीचे वाली रिएक्शन भी आपको रिडक्शन ही दिखेगी, 0 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन, दोनों रिडक्शन दे रखी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो E0 जो दे रखा है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ना कि रिडक्शन। तो आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो पहले, कैसे, बस इसका साइन पॉजिटिव कर दो, इसका साइन पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ले लिया आपने, इसको कर दो +1.510, राइट, बाकी सबसे। अब आपको क्या बोला, विल द परमैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मैं यहां पे देखूं
ठीक है, कैथोड और एनोड को देखो, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ज्यादा किसका होगा रिडक्शन पोटेंशियल, याद था रिडक्शन की बात हुई, ये ऑक्सीडेशन था, इसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो ज्यादा किसके लिए, ज्यादा आपका है मैग्नेटिक पर मैग्नेटिक, और कम किसके लिए, वाटर वाली रिएक्शन के लिए। तो जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा कैथोड, और जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा एनोड। तो ऑक्सीजन वाला बच्चों होगा एनोड, और ऊपर वाला क्या होगा कैथोड। अब आप क्या करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो भैया आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी प्लस 0.287, और जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है इट मींस दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे नोट कर लो, जो फर्स्ट चीज समझाने वाली है वो ये थी, इसका दे रखा था हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको हमने कन्वर्ट किया पॉजिटिव साइन कन्वर्ट करके रिडक्शन पोटेंशियल में, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो होता है कैथोड, और जिसका कम होता है वो होता है एनोड। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा सेकेंड, और पॉजिटिव वैल्यू क्या डिनोट करेगी, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 80 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल। ये आपको ग्राफ दे रखा है, देखो इस तरह का ग्राफ अगर ध्यान से देखें, किसके लिए, पहले तो आप बोलोगे सर जीरो ऑर्डर के लिए होता है, बिल्कुल ध्यान से, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। जीरो ऑर्डर के लिए कब होता है, देखो इसमें क्या देखते हैं हम, देखो मैं पहले आपको राइट ऑप्शन बता दूं फिर समझाना आसान है। जीरो ऑर्डर में y क्या है कंसंट्रेशन, x क्या है टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहला ग्राफ तो सिंपल है। और दूसरा देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा जब आप हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ देखते हो ना, तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो दोनों के दोनों ग्राफ किसके लिए, सेकंड के लिए, मतलब सेकंड क्या है, जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन एंड टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड एंड कंसंट्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। देखो कायरलिटी जब आप पढ़ते, कायरल कार्बन आप पढ़ते हो, एसिमेट्रिक आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो, तो आप क्या देखते हो कि जनरली एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन, एनेंशियोमर्स आर सुप्रीम पॉसिबल नहीं, ये क्या होते हैं, नॉन सुप्रीम पॉसिबल, याद रखना बहुत सिंपल है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 82 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 119, वेरी सिंपल। देखो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि IUPAC नोमेनक्लेचर चाहे आपकी बियॉन्ड 100 जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका है या कोई भी है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन जाता है सिंपल फ्री के नंबर। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये आपके पास ही। तो नाम क्या है इसका, अनइनियम, अन मतलब वन, फिर वन अन, इन मतलब 9, और ईएम मतलब आप एंड में IUM निकाल देते हो, तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं बच्चों। 83 क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। अब पॉलीमर बहुत बार आपने पढ़े, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़े हैं आपने, तो देखो ध्यान से, थर्मोस्टैटिक पॉलीमर आर रीयूजेबल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर, थर्मोस्टैटिक एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक आप बोलते हो उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद मेल्ट कर गया, उसको आपने किसी शेप में मोल्ड कर दिया, उसके बाद इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, बट हियर इट इज रिटन थर्मोस्टैटिक पॉलीमर आर रीयूजेबल, गलत, सिंपल क्वेश्चन। 84th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या लिखा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक से पूछा क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है हाइड्राइड, ठीक है ये दे रखा है। अब आप देखते ही इसको पहचान गए, ठीक है कि ये आपके पास गलत दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि ग्रुप नंबर 16 जो है ऑक्सीजन फैमिली, उसके जो हाइड्राइड है वाटर का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। देखो अगर मैं वाटर को छोड़ दूं तो बाकी केसेस में तो वंडर वाल फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वाटर के केस में वंडर वाल फोर्स साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। तो इसने बोल दिया सबके सब में हम क्या देखते हैं, साइज, नो, वाटर में क्या देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बच्चों ये क्या गलत, आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85, among the following which one will have maximum lone pair repulsion। देखो मैंने कई बार आपको बोला बेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से बनता है। अब ये XeF2 का शेप देख लो, आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ऐसा शेप होता है, 3 लॉन पेयर और 2 होते हैं बॉन्ड पेयर, और इसको आप बोलते हो लीनियर ज्योमेट्री। जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे बच्चों उतना ज्यादा उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, सिंपल। तो XeF2 it is having linear geometry having 3 lone pair
As a result of 3 lone pair, there would be maximum repulsion. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है. सेक्शन बी में ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल भी सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. चलते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ. 86 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है. इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और फाइनल कंसंट्रेशन 0.001 मोलर. अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं भूल के भी आपको बता. और कितने टाइम में हो गया? 5 मिनट में. अब आपको के निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला K is equal to 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन मैं लिखता हूँ R नॉट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन लिखता हूँ R. तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 2.303, टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखा है कितना? 10 की पावर -1, 0.1 को ऐसे लिख लो, और जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है आपको? 10 की पावर -3. तो भैया इसको सॉल्व करोगे log 10, तो यहाँ पे आपके पास जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आने वाला है, दैट इज 0.921. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0.9212. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं बच्चों. Which one of the following is not formed when acetone react with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heat? देखो सिंपल यहाँ पे किस रिएक्शन की बात है? क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन की बात. क्रॉस एल्डोल, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो? एक एसीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक 2-पेंटेनॉन इसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हो, हीट कर, राइट? तो बोलता कौन सा नहीं बनेगा? तो बेटा ध्यान से देखें तो ये थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है. ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस रिएक्शन को जरूर लिखें. अगर नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, 1 मिनट में मैं आपको बता भी दूंगा. ये ले लिया एसीटोन. मेरा थोड़ा सा पेन गलत, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अदरवाइज सब चीजें नॉर्मल. और दूसरा बच्चों आपके पास क्या आ गया? ठीक है, पेंटेन 2. ठीक है, अब आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल है, ठीक है, और इसके पास भी है. तो आप क्या करो? आप इसका अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करना है. तो पहला प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2, ये CH नहीं आएगा, C आएगा, CH2 CH3, और इधर क्या लगेगा? ठीक है, इधर लगेगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट? अब इसको हीट करोगे तो हीट करके आप देखोगे ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, राइट? इसको हीट कर लो. हीट कैसे करोगे? यहां से OH निकालोगे, यहां से H पॉजिटिव निकालोगे, यहां डबल बॉन्ड, राइट? तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, अगेन मैं बोलूंगा एक बार क्रॉस एल्डोल लिख के देखना, आपको समझ आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 88. इन न्यूट्रल और फेंटली अल्केलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडीन, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. देखो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको बेसिक रिएक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है. देखो क्या बोला इसने? इसने बोला ये KMnO4 था ना, मैं साइड में लिखता हूं आपके KMnO4, ये KMnO4 में पता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर +7, राइट? +7 होता है ऑक्सीडेशन नंबर. अब इसने आयोडाइड को, आई नेगेटिव को किसमें चेंज किया? आयोडेट, IO3 नेगेटिव, IO3 1 नेगेटिव है ना, आयोडेट ये होता है. और बच्चों जब आप रिएक्शन को देखोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? MnO2 बनेगा. तो यहाँ पे आप देखो ये MnO2 बना, साथ में आयोडेट बना. ये ऊपर KMnO4 लिखा है, नीचे I नेगेटिव मतलब आयोडाइड लिखा है. तो मैग्नीज +7 से कितना हो गया यहाँ पे? +4. वेरी सिंपल. ठीक है, +7 से कितना हो जाएगा? +4. सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. अगेन इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिएक्शंस को याद करके ही कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेसिक रिएक्शन है. क्वेश्चन नंबर 89 देखो बच्चों क्या है? कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल. प्रोडक्ट फॉर्मेज. देखो बहुत बार हमने ये रिएक्शन करा है. कौन सा रिएक्शन है ये? दैट इज ओजोनोलिसिस. और मैंने आपको बताया ओजोनोलिसिस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हो. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपने रिएक्टेंट बनाने. तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोडक्ट का C डबल बॉन्ड O होता है ना, इस तरीके से इस C डबल बॉन्ड O को हटा दो
और दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। तो जब आप दोनों प्रोडक्ट को एक तरफ फॉर्मेल्डिहाइड लिखोगे, एक तरफ 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेनल लिखोगे, तो यू विल कंफर्म कि आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपको एक कार्बन चाहिए, राइट, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूट 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट। इस एल्कीन का अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो बिल्कुल ध्यान से ओजोनोलिसिस का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा 90। क्या लिखा है, रिएक्शन दे रखा है आपको, आपको क्या निकालना है, देखो क्या बोला, Kc is found to be this, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपको दे रखा है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ O3 निकालना है। सिंपल फार्मूला लगाओ, Kc इज इक्वल टू, इस रिएक्शन के लिए Kc लिखो, ठीक है, Kc क्या होगा, O3 की पावर 2 अपॉन O2 की पावर 3। अब O2 का कंसंट्रेशन गिवन है ना, Kc गिवन है, O3 निकाल लो। तो जब आप O3 निकालोगे तो बेटा आपके 4.38 इंटू 10 की पावर -32 आएगा। इसको सॉल्व करके देखना, बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट आपको दे रखा है, कोई दिक्कत। रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट निकालना, किसके लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए आपने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो आपको पता है आर एन इज इक्वल टू, कैसे निकालते हो आप लोग, ठीक है, इसका फार्मूला आप सिंपल लिखते हो, दैट इज एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला लगाओगे, देखो एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 0.529 करोगे, राइट। तो ये आपके पास आएगा अराउंड कितना, ये आ जाएगा आपके पास 1.587 एंगस्ट्रॉम। इसको आप पिकोमीटर में चेंज कर लो, तो पिकोमीटर में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली 158.7 पिकोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। 92 देखते हैं, पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स इनहेंस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो एक पर्टिकुलेट मैटर जो है वो ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तीन चीजें, मतलब ए बी और डी, राइट ऑप्शन क्या है, ए बी और डी। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो सल्फर है ना, ठीक है, सल्फर किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, पोल्यूशन कॉज करता है। इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ये तीनों बातें, पर्टिकुलेट मैटर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं बच्चों। 10 लीटर का फ्लास्क दे रखा है आपको, 64 ग्राम उसमें ऑक्सीजन दे रखा है, 27 मतलब 300 केल्विन आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर, राइट। ऑक्सीजन को हम एज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस, प्रेशर निकालना, बहुत सिंपल, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो पी क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी, राइट। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको 64 निकाल लो, कितने हो गए 64.2, 64 में 32 कर लो, क्योंकि 32 क्या होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2, आर की वैल्यू गिवन है, टी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, बेटा पी यहाँ पे निकाल लो। तो पी आपके पास राउंड ऑफ करके आपका कितना आएगा, 4.9 के करीब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वेरी सिंपल, आईयूपीसी नेम निकालना है आपको, ठीक है। तो आईयूपीसी नेम इसका करेक्ट देखो यार ध्यान से क्या होना चाहिए। तो इसका आईयूपीसी नेम जो करेक्ट है बच्चों वो है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ल्यूकस रीजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या लिखा स्टेटमेंट 1 में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं। प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट एक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत। प्राइमरी एल्कोहल आर मोर एक्टिव, अब देखो इसमें आप क्या पढ़ते हो कि प्राइमरी एल्कोहल में टर्बिडिटी डज नॉट अपीयर इफ इट अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग। सेकेंडरी में टर्बिडिटी अपीयर्स अपॉन 5 आफ्टर 5 मिनट्स, और टर्शियरी में टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बच्चों इसमें, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट। तो यहाँ बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत, राइट। तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, फोर्थ। बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो। नेक्स्ट 96 की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो हमें क्या पूछा है कि किसमें ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, देखो सीधी बात है,
जिसमें जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ना CFSC, उतना ज्यादा उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और ये चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऊपर। अब देखो सब में EN दे रखा है आपको, डिफरेंस क्या है, ये इथिलीन डाइमीन। और बेटा इथिलीन डाइमीन आपने पढ़ा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा C में, उससे कम A में, और सबसे कम B में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड। 96 का आपका होना चाहिए, सॉरी फोर्थ, CAB, थर्ड नहीं फोर्थ होना चाहिए, CAB। C में सबसे ज्यादा, उससे कम A में 2 लगे हैं, और B में सिर्फ 1 लगा। तो मोर इज द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मोर इज द CFSC, मोर इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं बच्चों। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विद सेल एज दिस, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8 पॉइंट। देखो बिल्कुल NCERT का डिटो क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, आपको पता कितना होता है, 63 पॉइंट समथिंग। तो कॉपर का मास आपका आपको पता है, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी आप सॉल्व करोगे तो 63 पॉइंट समथिंग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं बच्चों। फाइंड द EMF ऑफ सेल। अब इसका EMF हमें निकालना है। अब कैसे निकालना है, नर्स इक्वेशन आप सबने पढ़ रखा, उसके अकॉर्डिंग निकालना है, निकाल सकते हो। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जब मैंने देखा ना, और मैंने एनालाइज किया, और जगह भी इसको एनालाइज किया, तो ये E0 सेल इसका गलत है। ये एक तरह से यहाँ पे मतलब टाइपिंग एरर है, ये होगा 1.05। जब आप 1.05 पुट करोगे ना इसको, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन, ये मेरा पेन नहीं लिख रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नॉन इक्वेशन वाला फार्मूला जब आप लगाओगे ना, तो आप क्या करो, E0 सेल को 10.5 पुट मत करना, कितना पुट करना, 1.05। देन आपके पास फोर्थ आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलने वाला है। खुश हो जाओ सारे बच्चे, बोनस, ठीक है, क्योंकि इसमें एक टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। अगर आप E0 सेल का वैल्यू पुट करते हो 1.05, तब आपके पास आंसर आएगा 0.9615, राइट। कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड होता है। इसको याद रख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये बोनस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखते हैं बच्चों। 99 में क्या पूछा है, सिंपल फार्मूले पूछ लिए। देखो आपसे हेमेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, देखो सबको पता होना चाहिए हेमेटाइट के बारे में, मैग्नेटाइट के बारे में। तो बेटा जब आप देखते हो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो राइट ऑप्शन इसका आने वाला है। अब सबको पता ना हेमेटाइट क्या होता है आपका, दैट इज Fe2O3। और मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। कैलामाइन क्या होता है आपका, कैलामाइन आपका होता है जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। और कैलोनाइट आपका बचा ये। सिंपल क्वेश्चन, कहां से पूछा, चैप्टर 6 ऑफ 12th क्लास, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन का है, वो है प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या होगा, पहला रिएक्शन इसका करी हमने रिडक्शन। जब रिडक्शन करेंगे ना, इसको मैं लिखने की कोशिश कर देता हूं आपके लिए, तो क्या बनेगा, CH, ठीक है, ये बनेगा CH2NH2। ये बात आपने पढ़ी है अमाइन चैप्टर में। जब CN ग्रुप की आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। NH2 ग्रुप लगा दिया आपने। फिर इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ करोगे, NaNO2 प्लस HCl, मतलब HNO2 के साथ। तो क्या बनेगा, डाई एजोटाइशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहां पे याद रखना, अमाइन एलिफेटिक है, ये बनेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पूछा पढ़ा था कि ये वाले जो अमाइंस होते हैं एलिफेटिक, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहां से N2 निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, CH2 पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप में आपने वाटर ऐड करा है, तो यहाँ पे वाटर का OH नेगेटिव कहाँ चिपकेगा जाके, CH2 के साथ। तो लास्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट। तो ये बच्चों मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के नीट का एग्जाम जो आपका जुलाई, ठीक है, 2022 में हो रखा है, सारे आपके साथ डिस्कस किए। अब देखो जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया वो कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पे उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने उनके गलत हुए। जिनका समहाउ अगर ठीक नहीं भी हुआ है, तो उनको मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से, इस पर्टिकुलर डिस्कशन के माध्यम से ये बताया कि NCERT की क्या इंपॉर्टेंस
और जो आपको बोलता है कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मतलब एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो लाइन टू लाइन, तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ 99% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आज का डिस्कशन इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो डिस्कशन है अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना, और हो सके तो उसको शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।